नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है आपका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या क्या होता है। रिसिट के बारे में जानेंगे और रिसिट दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट, इसके बारे में भी जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिनसे कि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन सा रेवेन्यू रिसिट है, कौन सा कैपिटल रिसिट है, लाइक दैट। तो पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी हुई है, बातें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें और इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड इज यूजुअली लार्ज। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको कोई ना कोई एसेट खरीदना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में स्मॉल अमाउंट जो है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट पे की जाती है। जैसे आप सैलरी दे रहे होंगे, आप रेंट दे रहे होंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी का भर रहे होंगे, लाइक दैट। द पर्पज इज टू इम्प्रूव आर इन्हेंस बिजनेस आर प्रोडक्टिविटी आर अर्निंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? उद्देश्य होता है कि इम्प्रूव किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके, बिजनेस या प्रोडक्टिविटी, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, यही उद्देश्य होता है। रेवेन्यू में द पर्पज इज टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उद्देश्य होता है कि जो हमारी मशीन है वो प्रॉपर चलती रहे। ठीक है, हम यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मशीनरी है वो चलती रहे, डे टू डे एक्सपेंसेस वहाँ जो लगेंगे वो हम यहाँ पर बियर करेंगे। द बेनिफिट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो भी आप मशीनरी प्लांट वगैरह लेते हो उसका फ़ायदा आपको बहुत लंबे समय तक होने वाला है। द बेनिफिट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादातर उसी फाइनेंशियल ईयर में ही होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। अगर रिकरिंग हो जाएगा तो फिर उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल ही देते हैं, यही परिभाषा ही है। ये नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट। भाई जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है ना, ये बात हमने कर ही ली थी। ओके, फिर बात करनी है हमें रिसिट के बारे में। तो देखिए डिफरेंस बहुत ही क्लियर से हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अमाउंट खर्चा किया जाएगा बड़ा, जैसे फैक्ट्री खोलनी है तो 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ ऐसा कुछ खर्चा किया जाएगा। रेवेन्यू में स्मॉल अमाउंट, बिजली का बिल 5,000 का भर दिया, 15 लाख का भर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर उद्देश्य होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी, उसको हम बढ़ाएं। यहाँ पर उद्देश्य होता है कि जो हमारा फिक्स एसेट है, जो हमारी मशीनरी है वो ऑपरेट होती रहे, काम चलता रहे। यहाँ पर बेनिफिट लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर कम ड्यूरेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कैपिटल में आपने पैसा लगा दिया तो कई वर्षों तक, आम का पेड़ लगा दिया, कई वर्षों तक फल खाओगे। यहाँ पर पता चला कि जो फल पेड़ लगाया है वो इसी साल, जैसे टमाटर का पौधा लगा दिया, अब टमाटर इसी साल खा लो, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार खर्चा नहीं होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रिकरिंग नेचर का होता है, हर महीने सैलरी देनी है, हर महीने जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में जाता है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। रिसिट की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, रिसिट का मतलब कमाई होता है। क्या होता है? रिसिट का मतलब कमाई होता है कि कहाँ कहाँ से हम कमाते हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं। रिसिट का मतलब कहाँ कहाँ से कमाई होती है। कैपिटल रिसिट क्या होती है फिर? कैपिटल रिसिट देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो चीज़ आपने बनाई है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो चीज़ आपने बनाई है, अब उसी से जो कमाई करते हैं फ्रेंड्स वो कैपिटल रिसिट में आती है। देखते हैं, समझते हैं। कैपिटल रिसिट आर फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रॉम सेल आर डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर फ्रॉम ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट। देखिए, जो कैपिटल रिसिट होती है आपकी, कैपिटल की कमाई, वो कहाँ से मिल सकती है आपको? आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए, जो शेयर इशू करके आपको पैसा मिलेगा फ्रेंड्स, उसे कैपिटल रिसिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा ला करके आप जो है, जैसे आपने किसी कंपनी ने शेयर लॉन्च किया, शेयर से जो पैसा आएगा वो पैसा उठा करके वो फैक्ट्री खोलने में और ज़्यादा एक्सपेंशन करने में लगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो ये कैपिटल रिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर के काम आती है। तो ये उस तरीके से कैपिटल रिसिट कहलाती है। या कोई कैपिटल पूंजी का कोई और इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है पैसा अर्न करते हैं, शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इन सब जगहों से अगर पैसा आता है तो उसे कैपिटल रिसिट मानते हैं। या फिर कोई हमारा जो है फिक्स्ड एसेट है उसको हमने बेच दिया, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने एक मशीन खरीदी थी, अब मशीन को बेच रहे हैं,
तो जो हम बेचने से पैसा पाएंगे उसे कैपिटल रिसीट कहेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, मान लेते हैं एसी खरीदा अपने ऑफिस के लिए, तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो एसी आ गई, मेरा एक एसेट बन गया। अब उसी एसेट को जब मैं बेचूंगा तो जो मुझे कमाई होगी उसे कैपिटल रिसीट कह देंगे, ओके। या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको बेच दिया, यानी हमने कोई कंपनी का शेयर खरीद रखा था, शेयर खूब सारा खरीद रखा था, अब उस शेयर को बेचेंगे तो जो पैसा आएगा उसे कैपिटल रिसीट बोल देंगे। या फिर फ्रॉम द ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को बनाने के लिए जो सरकार से ग्रांट मिला है उसे कैपिटल रिसीट कहेंगे, क्योंकि जो पैसा आएगा उससे एसेट बनेगा हमारा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट आर नॉट राउटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भाई देखो, कैपिटल रिसीट ध्यान रखो कि रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें होती है वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगी, तो ये कैपिटल नेचर की चीज़ है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, आपके बैलेंस शीट में जाएगी। ये कहाँ जाएगी, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट राउटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। हाउएवर प्रॉफिट लॉस इफ एनी अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट। मतलब अगर इस प्रक्रिया से हमें कोई जो है, मतलब जैसे हमने कोई एसेट बेचा, अगर एसेट बेचने से हमको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट जो होगा वो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अदरवाइज कैपिटल रिसीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट आर द रिसीट फ्रॉम द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आर रिसीट वेयर देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स आर राउटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसीट फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से जो हमें पैसा मिलता है, कमाई मिलती है, उसे बोलते हैं। जैसे जूते की दुकान में अगर हम चलें, मैं जूते की दुकान पे यदि चलूँ तो क्या होगा, हमने जूते बेचे, मान लीजिए 4 जूते बेचे, 8,000 रुपये कमा लिए, तो वो कैसी रिसीट है, रेवेन्यू की कमाई है ना, सेल है हमारी, डे टू डे ऑपरेशन से जो हमें कमाई हो रही है रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। या ऐसी कमाई जिससे हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, भविष्य में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ हमने ऐसा मतलब अर्निंग करी है जिसमें हमें भविष्य में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसे रेवेन्यू रिसीट कह देते हैं। और रेवेन्यू रिसीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। बस इतना ही है। देखिए, एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ी दुनिया, 40 मिनट लग गया था, 45 मिनट, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपका जो रिसीट है वो बस इतने में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, हमने डिफरेंस देख लिया था। अगर हम रिसीट की बात करें, रिसीट 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट की यदि मैं बात करूँ, कैपिटल रिसीट की बात करूँ तो कैपिटल रिसीट जो है, कंपनी अपना इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उससे जो कमाई होती है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बेचने से जो कमाई होती है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। या फिक्स्ड एसेट, मशीनरी वगैरह, फैक्ट्री वगैरह बेचने से जो कमाई होती है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हैं, अगर उनको भी हम ख़त्म करें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हटा दें, तो जो पैसा मिलेगा उसे भी कैपिटल रिसीट कहा जाता है। कैपिटल रिसीट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाते हैं, बल्कि ये कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है कैपिटल रिसीट के जरिए, तो उसको जरूर P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो हमारी डे टू डे ऑपरेशन से हमारी जो अर्निंग होती है, उसे हम डे टू डे ऑपरेशन से जो हमारी अर्निंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोल देते हैं, ठीक है। या ऐसी कमाई जिस कमाई की वजह से हमको भविष्य में कोई और ऑब्लिगेशन ना अराइज हो, तो उसे रेवेन्यू रिसीट बोल देते हैं। और रेवेन्यू रिसीट को फ्रेंड जो है राउट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट किया जाता है इनको, ठीक है। अब जैसे जूते वाली दुकान का अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, तो मान लेते हैं हमने जो है 4 जूते बेचे हैं 2,000 रुपये के, तो फ्रेंड्स ये 8,000 रुपये की हमारी कमाई हो गई, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो आपकी दुकान थी उसमें आपने एंट्री करने के लिए, डिटेल लेने के लिए एक कंप्यूटर लगा रखा था। अगर आप उस कंप्यूटर को बेच देते हैं तो उससे जो कमाई होगी फ्रेंड्स, उसे क्या बोल देंगे, उसे हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट बोल देंगे, है ना, क्योंकि हमने कोई जो है एसेट अगर बिगाड़ा है तो एसेट को बेचने से जो हमें पैसा मिलेगा उसे कैपिटल रिसीट बोल देते हैं। डे टू डे ऑपरेशन से जो हमें पैसा मिलेगा उसे रेवेन्यू रिसीट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो जो हमने जूते खरीदने के लिए जो पैसे लगाए, जूते खरीदने में मान लो मेरे 1 करोड़ रुपए लग गए, तो वो जूते खरीदने वाले जो पैसे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, आप मुझे बताएं। तो 1 करोड़ रुपए के जूते मैं खरीद लाया, तो भाई एक तरीके का मेरा एसेट ही क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के जूते मेरे पास आए, वो स्टॉक आ गया। क्या आ गया मेरे पास? स्टॉक आकर के रख गया, तो स्टॉक मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर
कहलाता है। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, मार्केटिंग पर पैसा खर्चा कर दिया, तो मैंने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, जब स्टॉक बिकता है, जब ये स्टॉक बिकता है तो आप सेल करते हैं, है ना। जो सेल करते हैं वो किसका पार्ट होगा, जब आप स्टॉक बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल किया तो हमें जो रिसिट हुई वो रेवेन्यू रिसिट हुई, क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट हो गई। ठीक है, अब जब आप सेल करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ जूते थे, 1 लाख जूते थे, आपने उसमें से 8,000 जूते बेच दिए, तो अब आपके पास 92,000 जूते बचते हैं। तो जो 92,000 जूते हैं आपके, ये आपके एसेट हैं, ये आपके क्या हैं, एसेट हैं एक तरीके के। ठीक है, और जो 8,000 जूते आपने बेचे उसके बदले में कैश मिला आपको, कैश भी जो है आपका एसेट होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने के लिए है, बाकी बातें क्लियर हो गई हैं। जे अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत जो है कमी रह जाती है तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं कवर करवा दूंगा। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रह भी गई है तो यहाँ पूरी हो जाएगी। अ कंपनी रिसीव्ड 10 लाख फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, क्लासीफाई द रिसिट एंड एक्सप्लेन। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए रिसीव किए हैं अपना शेयर बेच करके, शेयर इशू करके। तो ये पहली बात तो भाई ये कमाई है, रिसिट है, क्योंकि भाई 10 लाख आए हैं, एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो रिसिट है। किस तरीके की रिसिट है, कैपिटल रिसिट है कि रेवेन्यू रिसिट है, आप बताएं। तो अभी हमने देखा था कि अगर 10 लाख रुपए शेयर बेच करके आएंगे तो उस पैसे से कोई ना कोई जो है एसेट वगैरह क्रिएट होगा, तो ऐसे जो है रिसिट को फ्रेंड्स क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिसिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, कैपिटल रिसिट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बाकायदा डेफिनेशन की शुरुआत ही हुई है। कैपिटल रिसिट कहाँ कहाँ से आती है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू करने से। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि भाई हमने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो ये कैसी रिसिट है, इट इज़ अ कैपिटल रिसिट। ठीक है, अ कंपनी रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो ये किस तरीके की रिसिट है, 80,000 रुपये के जूते आपने बेच डाले, रिसिट हुई है, हाँ बिल्कुल कमाई हुई है। किस तरीके की कमाई है, रेवेन्यू या कैपिटल। तो फ्रेंड देखिए हमने ये डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली दिस इज रेवेन्यू रिसिट होनी चाहिए। क्या होगी, ये रेवेन्यू रिसिट होगी, क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन, सेल्स ऑफ गुड इज मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, तो ये रेवेन्यू का पार्ट होगा। अंडरराइटिंग कमीशन पेड फॉर इशू ऑफ शेयर इज क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शेयर को इशू करने के लिए जो अंडरराइटिंग कमीशन पे किया है कंपनी ने, अंडरराइटिंग कमीशन मतलब होता है इशू करने, शेयर को इशू करने के लिए कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी प्रॉस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए किसी न किसी बैंक को हायर करना पड़ता है, और वो बैंक जो है उसके लिए सारी चीज़ें लिखता है, अंडरराइटिंग का पूरा काम करता है कि सर हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आपको मकान खरीदना है तो आपने वकील पकड़ा, वो सारा लिखा पढ़ी करके ले आता है, आपको दस्तखत करनी रहती है। तो बस वही बात हो गई कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, उसने अंडरराइटिंग के लिए एक बैंक हायर कर लिया, सारा उसने देखा, ये बस साइन कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं कमीशन बदले में। तो अंडरराइटिंग कमीशन जो पे किया गया है शेयर को इशू करने के लिए, वो किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दिस इज, ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। तो ये फ्रेंड जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। शेयर इशू करके जो कमाई होती है वो भी वो कैपिटल रिसिट है, और शेयर को इशू करने में जो खर्चा लगता है फ्रेंड वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अंडरराइटिंग कमीशन पेड फॉर द इशू ऑफ शेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिंग कैपिटल फॉर द कंपनी। तो ये जुड़ा हुआ है किससे, कैपिटल रेज करने के लिए आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे, और उसको इशू करने के लिए जो आपका डायरेक्टली खर्चा है, डायरेक्ट खर्चे का पार्ट होने की वजह से इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। आप बिजनेस अर्न 25,000 एज कमीशन, एक बिजनेस है जिसने 25,000 रुपये कमीशन कमा लिया है, तो ये किस तरीके की रिसिट है, मतलब हमने कितना कमाया है, 25,000 रुपये कमीशन के तौर पर कमा लिया है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिट है या फिर हमारा कैपिटल रिसिट है। तो ये फ्रेंड जो है आपका रेवेन्यू रिसिट है। कैसी रिसिट है, आपने 25,000 रुपये का कमीशन कमा लिया है, तो एक तरीके से ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिट होगा। कमीशन इज ऑपरेशनल इनकम, ठीक है, ऑपरेशनल इनकम है, सो इट विल बी जो है पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट। ठीक, अगला है ₹8,000 फ्राइट एक्सपेंसेस वाज पेड फॉर मूविंग मशीनरी टू द फैक्ट्री, यानी कि कोई मशीन आपको फैक्ट्री तक लाने के लिए 8,000 रुपये भाड़ा देना पड़ा है, तो ये किस तरीके का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीन जब तक आपकी ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक की कॉस्ट को कैपिटल में इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं। तो जो भाड़ा है, इंस्टॉलेशन का चार्जेज है, प्रोफेशनल फीस है, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। तो इसलिए जो हमने फ्राइट चार्जेज पे किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब तक मशीन ऑपरेशनल ना हो जाए। अ कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी फॉर 1,20,000। तो कंपनी ने एक पुरानी मशीन को 1,20,000 रुपये में बेच दिया। तो पुरानी मशीन बेचेंगे यानी हमने कोई कैपिटल जो है उठा करके बेच दिया, बदले में जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? हम इसे फ्रेंड जो है कैपिटल रिसीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। क्योंकि मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर करके खरीदी गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने एसेट बनाया था, अब एसेट को बेच करके पैसा कमाएंगे तो वो कैपिटल रिसीट का ही पार्ट होगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट इज नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग होता है और नॉट रिलेटेड टू रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं, नॉन रिकरिंग है, इसलिए जो है फिक्स्ड एसेट को बेचने की जो प्रक्रिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। जो रिकरिंग खर्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आपको पता ही है रिकरिंग खर्चे जो होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, है ना। रिकरिंग टाइप का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर है एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड फॉर 1.5 लाख। एक पुरानी मशीन है जो 1.5 लाख रुपए के लिए बेची गई है, तो ये कैसी रिसिट है? तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि एक पुरानी मशीन 1.5 लाख के लिए बेचा गया है, तो भाई हमने एक कैपिटल बिगाड़ करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिगाड़ करके कैपिटल रिसिट करी है, तो ये कैपिटल रिसिट हो जाएगी। ठीक, कैपिटल रिसिट नॉन रिकरिंग नेचर का है ना, कैपिटल रिसिट होती है, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर ऑपरेशन। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी परचेजेज अ न्यू मशीन फॉर 10 लाख फॉर इट्स फैक्ट्री। 10 लाख रुपए की एक मशीन आपने खरीदी, तो ये फ्रेंड्स कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है। पेड 5,000 रुपीज़ फॉर रिपेयरिंग एन ओल्ड एयर कंडीशन। पुराना एयर कंडीशन रिपेयर करने के लिए आपने 5,000 रुपये पे कर दिया, तो ये रिकरिंग टाइप की कहानी हो जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। परचेज रॉ मटेरियल वर्थ 50,000 फॉर प्रोडक्शन। 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीद लिया, बार बार खरीदते रहेंगे, तो ऐसे में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। स्पेंड 20,000 ऑन एडवर्टाइजिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया, तो एडवर्टाइजिंग में खर्चा करने से हमारा कोई एसेट तो क्रिएट नहीं होगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार भी हो सकता है। पेड 12,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस। इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर हमने पे कर दिया, तो भाई हर साल पे करते रहेंगे इंश्योरेंस का प्रीमियम, हर साल 12,000 पे करेंगे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। स्पेंड 2 लाख टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड अ न्यूली परचेज फैक्ट्री लैंड। एक नई फैक्ट्री आपने खरीदी, उसके चारों तरफ आपने बाउंड्री बनवा दी, तो ये फैक्ट्री का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये फ्रेंड्स फैक्ट्री का ही पार्ट है। तो ऐसे में अगर ये फैक्ट्री का पार्ट है तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रिप्लेस्ड ओल्ड वर्न आउट टायर फॉर या डिलीवरी व्हीकल, 30,000 रुपये का वियर एंड टियर केस है, मतलब बार बार टायर चेंज करने की स्थिति बन सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पेड 1,000 फॉर प्रिंटिंग बिजनेस कार्ड्स। बिजनेस कार्ड को प्रिंट करने के लिए 1,000 रुपये खर्चा कर दिया, रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बॉट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस फॉर 5 ईयर फॉर 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए में आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले लिया, तो ये एक तरीके का फ्रेंड्स एसेट हो गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पेड 15,000 एट इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ऑफिस। अब ये रिकरिंग खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक। अब यही बात जो मैंने आपको समझाई, न्यू मशीन अगर आप खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, पहले का आंसर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कोई एसेट पहले से आपके पास, उसके मेंटेनेंस के लिए अगर आप खर्चा करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए 6, 9, अगर आप देखो तो यहाँ पर 1, 6 और 9 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी सारे के सारे रेवेन्यू हैं। ठीक, यहाँ पर 1, 6 और 9 ये फ्रेंड्स तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चाहे एक बार और देख लीजिए, तो कंपनी ने जो है नई मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया।
5,000 रुपये एयर कंडीशन को रिपेयर करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रॉ मटेरियल 50,000 का खरीदा, बार बार खरीदेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 20,000 एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर दिया, बार बार कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बाउंड्री वाल बनवाई है, वो आपकी फैक्ट्री के काम आएगी, एसेट बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पुरानी टायर जो है रिप्लेस कर दिए, वियर एंड टियर का केस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि 2 साल चलेगा फिर आप रिप्लेस करोगे। उसके बाद में 1,000 रुपये प्रिंटिंग बिजनेस कार्ड के लिए दे दिया, तो कार्ड प्रिंट करवाए, कोई एसेट नहीं बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया, तो ये आपका एक तरीके का एसेट बन गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, रिकरिंग नेचर का है 15,000, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात हमने आपको समझानी थी, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कुछ देखे थे हमने। देखिए, पहला था कि ये कंपनी ने 10,000 रुपये शेयर इशू करके कमाए हैं, तो ये जो है कैपिटल रिसिट है। शेयर वगैरह बेच करके जो पैसा आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच करके जो पैसा आता है, उसे कैपिटल रिसिट कहा जाता है। 80,000 रुपये गुड्स को बेच करके आपके पास आए हैं, रेवेन्यू रिसिट है आपकी। पैसा आया जरूर है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन से है, रेवेन्यू रिसिट हो जाएगी, रिकरिंग नेचर का है। उसके बाद में आपने शेयर को इशू करने के लिए कमीशन पे कर दिया है, तो कमीशन जो पे किया है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि शेयर को इशू करने के लिए डायरेक्ट पैसा खर्चा हो रहा है, इसलिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। एक बिजनेस को 25,000 रुपये कमीशन के तौर पर कमाया है इसने, तो कमीशन के तौर पर वो वही, जैसे समझ लो जूता बेचा तो कमाया, कमीशन कमा लिया, लाइक दैट, तो रेवेन्यू रिसिट हो जाएगी। उसके बाद में 8,000 रुपये भाड़ा भर दिया है मशीन को फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो मशीन जब तक ऑपरेशनल हो जाए तब तक के सारे खर्चे जोड़ करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, तो ये किसका पार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। कंपनी ने जो है पुरानी मशीन बेच दी है, 1,20,000 रुपये, 80,000 की मशीन 1,20,000 की बेच दी, तो जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसिट का पार्ट होगा, रेवेन्यू रिसिट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एसेट बनाया था, अब एसेट बेचोगे तो कैपिटल रिसिट होगी। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो चीज़, जैसे मोबाइल खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अब मोबाइल बेचोगे तो पैसा आएगा, तो कैपिटल रिसिट होगी, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में रिकरिंग खर्चे क्या कहलाते हैं, रिकरिंग खर्चे जो बार बार होने वाले खर्चे हैं, बिजली का बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टीवी का रिचार्ज हो गया, ये सारे के सारे फ्रेंड्स हमारे रिकरिंग खर्चे जो भी होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। पुरानी मशीन को 1.5 लाख रुपए का बेच दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हमारी कैपिटल रिसिट होगी, कैपिटल रिसिट होगी, क्योंकि पैसा आ रहा है। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी समझा ही दिया है। सो हियर वी गो। मेरे ख्याल से जो अगर पीछे हमारी थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी थ्योरी पार्ट में, तो यहाँ पर अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसिट है, कौन सा कैपिटल रिसिट है। लगभग अब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई स्कोप बचती नहीं दिखती है मुझे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक वगैरह करिएगा। ठीक है, समय हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।